नमस्कार बच्चों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है 2026 के सेशन 2 के मेमोरी बेस्ड पेपर। ये मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। मैं बड़ी अच्छे से जानता हूं कि आप लोगों के पास में भी कुछ बचे हुए ही दिन हैं जिसमें आप रिवीजन कर रहे हैं और आपको एक क्विक ग्लिम्स चाहिए कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, क्या पैटर्न के सवाल, क्या डिफिकल्टी लेवल के सवाल है। तो मैं आपको ये वीडियो के जरिए क्विक रिकैप, हिंट, टिप्स एंड ट्रिक्स ही दूंगा। पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे के लंबे लंबे वीडियो में आपको नहीं देने वाला हूं। और बच्चों, आप टीएसपीएच का टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। ये पूरा का पूरा पेपर डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ में पीडीएफ वहां पर मैं शेयर करने वाला हूं। सो फॉलो द टेलीग्राम चैनल ऑफ द टीएसपीएच। सो दिस इज द डे वन, द शिफ्ट वन, 2 अप्रैल का पहला शिफ्ट का पेपर में किस तरह के सवाल बच्चों आए थे। लेट अस क्विकली एंटर इनटू द डिस्कशन ऑफ द पेपर, अ शॉर्ट डिस्कशन ऑफ द पेपर। सवाल मेजरमेंट के बेसिस पे पूछा है आपको। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशन निकाल लो, वॉल्यूम का डायमेंशन निकाल लो और एम एल टी में एबीसी निकाल के ऐड सब्ट्रैक्ट करके सीधा सीधा जो है आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। और इसका आंसर बच्चों जो है सॉल्विंग के बाद में 1 आता है। मेजरमेंट का सवाल बड़ा इजीली ये गेटेबल सवाल है। बच्चों दूसरा सवाल में एंगुलर पोजीशन दिया है और एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा गया है। बच्चों एंगुलर पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएशन करने पे ओमेगा मिलेगा और उसका एक और बार डिफरेंशिएशन करने पे अल्फा मिलेगा। और उसके बाद आप टाइम की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सॉल्व करके जो है आंसर पे पहुंचेंगे। रोटेशनल मोशन, बड़ा सिंपल डुएबल क्वेश्चन। बच्चों ये सवाल में आर वेक्टर दे रखा है और हमें मोमेंटम, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क ये सारी चीजें निकालनी है। बच्चों जैसा पिछला सवाल है उसी तरह से कनेक्टेड ये वाला सवाल है। आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन करने पे हमें मिलता है वेलोसिटी और एक बार डिफरेंशिएशन करने पे हमें मिलता है एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन को मास के साथ मल्टीप्लाई करने पे फोर्स मिल जाएगा। मोमेंटम में वेलोसिटी को मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम मिल जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का बच्चों फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय एम। आर वेक्टर सवाल में है, वी वेक्टर यहां से मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करके एंगुलर मोमेंटम निकाल लो। टॉर्क कैसे मिलेगा बच्चों? तो आंसर है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करने पे टॉर्क मिल जाएगा। और फिर आप चेक कर लीजिए कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत है। और ये सवाल भी रोटेशनल मोशन में से पूछा गया है, इजीली गेटेबल क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि भाई ये लोकेशन पे स्ट्रेस निकालिए। स्ट्रेस क्या होता है? तो आंसर है फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के बराबर है। ये लोकेशन पे फोर्स कितना लगेगा? तो आंसर है डब्ल्यू जितना प्लस ये सेक्शन का जो वेट रहेगा वो मिला करके ये पॉइंट पे आपको फोर्स मिलेगा। डिवाइडेड बाय एरिया करने पे स्ट्रेस आएगा और फिर उसको इसके साथ कंपेयर करके गामा आपको निकालना है। एंड दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम इलास्टिसिटी चैप्टर। बच्चों सेशन 1 में इलास्टिसिटी के रेयरली ही सवाल आए थे। सेशन 2 में पहले ही पेपर में इलास्टिसिटी का एक सवाल आ गया है। पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है और उसका एक्सीलरेशन पूछा गया है। टू द सरप्राइज डेरिवेटिव के बेसिस पे बैक टू बैक ये तीसरा सवाल है बच्चों। वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करेंगे
विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और इस तरह से आपको एक्सीलरेशन मिलता है। लेकिन वेलोसिटी is given as a function of x, y and z। x, y और z कोऑर्डिनेट के टर्म्स में हमें वेलोसिटी दे रखी। तो इस केस में हमें बच्चों पहले पोजीशन वेक्टर dr और dr से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ये dr और dt को इंटरचेंज कर देंगे। सो आई विल बी गेटिंग dv बाई dr मल्टीप्लाइड बाई dr बाई dt, और dr बाई dt ही वेलोसिटी होता है। सो v dv बाई dr करने पे एक्सीलरेशन मिलेगा, और यहां से आप आगे बढ़ेंगे और फिर कोऑर्डिनेट्स x, y और z आप सब्सटीट्यूट करेंगे, तब जाकर के यू विल बी रीचिंग टू द फाइनल करेक्ट आंसर ऑफ एक्सीलरेशन। अगला सवाल बच्चों, अगले सवाल में दो स्फीयर है, वायर से कनेक्ट किया है। दो स्फीयर को वायर से कनेक्ट करते हैं तो दोनों स्फीयर के पोटेंशियल सेम होते हैं वायर से कनेक्ट करने पे। तो हमें दोनों के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल अपॉन रेडियस। वी सेम, रेडियस अलग अलग, रेशियो लेके आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक से इजी सवाल जो है पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ में बच्चों। वेवलेंथ यूज्ड इन द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, विड्थ ऑफ द स्लिट दिया है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालने का है बच्चों। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है 2 लैम्बडा बाई ए। लैम्बडा दिया है, ए दिया है, पुट करिए, आंसर आएगा। आंसर को डिग्री में लेके जाना पड़ेगा, और फिर आप जो है ऑप्शन से वेरीफाई करके फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे। वेव ऑप्टिक्स से सवाल था बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, पुट एन आंसर। पेपर सीम्स लाइक गेटेबल, नॉट वेरी मच लेंथी। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। Wooden cube of a relative density is given floating in the water. The side of the cubical block is a 10 centimeter. When the coin is placed on the block, it dips by 0.3 centimeter. Then the weight of the coin is। बच्चों ब्लॉक की डेंसिटी दी है, पानी में डुबाया है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ग्रेविटेशनल नीचे, बॉयंट ऊपर। उसके बाद में उसके ऊपर कॉइन रखेंगे तो वुड का वेट, कॉइन का वेट नीचे, और बॉयंट फोर्स बदल जाएगा। दो फ्री बॉडी के बेसिस पे इक्वेशन, और सॉल्व करने पे हमें कॉइन का वेट मिलेगा। दैट इज द अप्रोच टू डिस्कस, दैट इज द अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डिटेल्ड सोल्यूशन पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है बच्चों। ये सिर्फ हिंट और टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए मैं वीडियो क्विक रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। लैम्बडा जितनी वेवलेंथ का लाइट गिर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है। दूसरा लाइट का वेवलेंथ दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है। बोलो भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा। सो बच्चों ईवी नॉट is equals to hc by lambda minus hc by lambda नॉट। दो बार ये इक्वेशन लगाओ, रेशियो ले लो, और ये लैम्बडा नॉट आपको ढूंढने का है। दैट इज द अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द ड्यूअल नेचर। 4 लैम्बडा इसका आंसर आएगा। वॉल्यूम दिया है, एडियाबैटिक प्रोसेस बोला है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, वर्क डन पूछा है बच्चों। एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला लगाने का है, और सब कुछ हमें मेंशन करके रखा है। यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देना है, और सीधा सीधा जो है आंसर आएगा। एंड द आंसर इज 120 किलो जूल। थर्मोडाइनामिक्स से सवाल पूछा गया था।
The diagram shows the circuit consisting of some element. The input and the output of the circuit is shown. Choose the correct option that shows the component in the box. So ये है चार ऑप्शन. ये है इनपुट सिग्नल. आउटपुट सिग्नल अपने को ऐसा चाहिए, मतलब यहां से कंडक्ट होना चाहिए, फिर कट ऑफ हो जाना चाहिए, और फिर कंडक्ट होना चाहिए, और फिर कट ऑफ हो जाना चाहिए, और फिर कंडक्ट होना चाहिए. इनपुट सिग्नल यहां पे दिया गया है. ऐसे दो डायोड लगाए गए हैं. इसमें एक डायोड है और एक जेनर डायोड है. तो यहां से कट ऑफ हो रहा है, मतलब हमें समझ में आ रहा है कि जेनर डायोड का ब्रेक डाउन वोल्टेज 5 वोल्ट होना चाहिए. डायोड का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर वोल्टेज वापस से कम होएगा, तो हमें जैसे इनपुट है वैसा ही आउटपुट मिलेगा. वापस से -5 पे जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. सो बेसिकली एक रेगुलर डायोड और एक जेनर डायोड वाला कॉम्बिनेशन होना चाहिए. ये रहा रेगुलर और जेनर का कॉम्बिनेशन. और वो दोनों कैसे अटैच्ड होने चाहिए? वो दोनों सामने सामने वाले अटैच्ड होने चाहिए. तो ये हमें इस तरह का आउटपुट देगा. बच्चों एमईसी से सवाल आया है जिसमें ये वाला वायर सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग है, ये सेमी सर्क्यूलर है, ये सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग है. मैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्मूला लगाएंगे. सेमी इनफाइनाइट के वजह से, सेमी सर्कल के वजह से, सेमी इनफाइनाइट के वजह से. सेमी इनफाइनाइट के वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन होता है म्यू नॉट आई बाई 4πr. सेमी सर्क्यूलर के वजह से होता है म्यू नॉट आई बाई 4r. और फिर वापस से सेमी इनफाइनाइट. इसमें सेमी इनफाइनाइट, सेमी सर्क्यूलर, और ये वायर के एक्सिस पे पॉइंट है, तो एक्सिस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन 0 होता है, तो इसकी वजह से कुछ नहीं आएगा. राइट हैंड थंब रूल के मदद से मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन बराबर से समझेंगे, और इसका मैग्नेटिक इंडक्शन निकालो, इसका मैग्नेटिक इंडक्शन निकालो, रेशियो, एंड देन यू रीच टू द आंसर. फॉर्मूला अगर याद है, सो क्वेश्चंस आर वेरी मच गेटेबल. रिवाइज द फॉर्मूलाज इन द लास्ट फ्यू डेज. अच्छे से रिवाइज करिए बच्चों. सवाल रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे पूछा गया है. सिंगल कर्व्ड सरफेस के वजह से इमेज कैसे बनेगा? तो फॉर्मूला है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर. ये है u, ये है फर्स्ट मीडियम, ये है सेकंड मीडियम, और फिर v आपको निकाल लेना है. v मिल जाएगा. उसके बाद में ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, तो इमेज का हाइट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा करके फाइंड कर लेना है, और वही हमें सवाल में जो है पूछा गया है. रे ऑप्टिक्स से सवाल आया है. वेव ऑप्टिक्स से पहले ही सवाल आ चुका है. ऑप्टिक्स से 2 सवाल. Satellite is revolving around the planet, mass, radius, time period. Another satellite, planet, उसका मास, रेडियस, टाइम पीरियड. बताओ रेशियो. अरे बच्चों टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला है 2π√r³ बाय gm. टेक द रेशियो, गेट द आंसर. ग्रेविटेशन, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल के साथ में. कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी. दो प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे जिसका थिकनेस d/2 रहेगा, तो उसका कैपेसिटेंस बनता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के. दिस इज अ थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. एंड देन ये दोनों का आप परसेंटेज इंक्रीज निकालना अगर चाहेंगे तो परसेंटेज चेंज कैसे मिलेगा? तो आंसर है चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100. दैट इज हाउ यू गेट द परसेंटेज चेंज.
सही जा रहा है अभी तक पेपर जो है, अभी तक काफी डुएबल सा पेपर लग रहा है, नॉट वेरी मच चैलेंजिंग। लेट्स सी व्हाट मोर इज देयर इन द पेपर। द क्वेश्चन इज सेइंग स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट दिया है, उसका रीडिंग दिया है, लेंथ ऑफ द वायर दिया है, लीस्ट काउंट दिया है, इलोंगेशन दिया है, लीस्ट काउंट दिया है, वेट दिया है, then the absolute error in the Young's modulus is। बच्चों यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है एफ कैपिटल एल बाई ए स्मॉल एल। सो बच्चों कैपिटल एल का मेजरमेंट हुआ है, डायामीटर का मेजरमेंट हुआ है, एक्सटेंशन का मेजरमेंट हुआ है। सो यहां से आप परसेंटेज एरर के फॉर्मूला में चले जाएंगे, और ये है परसेंटेज एरर इन एल प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन आर प्लस परसेंटेज एरर इन स्मॉल एल। सब कुछ डेटा में दिया है, सब्सटीट्यूट करके आप एटलीस्ट इतना सॉल्व कर लेना, और फिर आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर, मतलब डेल्टा वाई निकालना है। उसके लिए वाई लगेगा, और वाई ये फॉर्मूला से निकाल करके सब्सटीट्यूट करके डेल्टा वाई is going to be your final answer. The question from the measurement, the second question from the measurement topic. In symmetric prism of the mu 1.5, find the ratio of incident angle and the minimum deviation. Thin symmetric prism का म्यू दिया है, इंसिडेंट एंगल एंड मिनिमम डेविएशन मतलब आई बाय डेल्टा एम आपको फाइंड करने को कहा गया है। डेल्टा एम बच्चों थिन प्रिज्म के लिए ए म्यू -1 होता है। आई अगर मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहां से आई मिलता है, यहां से जो एंगल होता है वो R1 होता है, और यहां पे जो एंगल होता है वो R2 होता है। सो आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन R2 ऐसा आएगा। द प्रिज्म इज वेरी वेरी थिन, सो आई कैन टेक द अप्रोक्सीमेशन कि अगर R1 और R2 इक्वल रहेंगे तो हमारा A जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है। सो R आ जाएगा A/2। R आ गया, I जो है वो हमें चाहिए, और I और R2 एंगल छोटे छोटे रहेंगे बिकॉज इट इज अ थिन प्रिज्म। सो अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई, साइन R2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2। तो इस तरह से आपको आई मिल जाएगा, यहां पर ले लो सब्सटीट्यूशन में, और रेशियो लेकर के जो भी आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला करके 3 सवाल। अगला सवाल जो है वो डाई एटॉमिक गैस पे पूछा गया है, जिसका Q डिवाइडेड बाय डेल्टा U डिवाइडेड बाय W का रेशियो फाइंड करने का है। बच्चों आइसोबारिक प्रोसेस के लिए Q का फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा T, डेल्टा U फॉर एनी प्रोसेस का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T, and the work done as per the first law of thermodynamics is a NCP minus CV multiplied by delta T। डायटोमिक गैस का CP निकाल लो, CV निकाल लो, CP माइनस CV निकाल लो, तीनों का रेशियो ले लो, और जो है आपको आंसर आ जाएगा। द क्वेश्चन इज फ्रॉम द थर्मोडाइनामिक्स। दो शॉर्ट डाइपोल दे रखे हैं और ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बच्चों P1 डाइपोल के लिए ए पॉइंट एक्सिस वाला पॉइंट है, P2 डाइपोल के लिए ए पॉइंट इक्विटोरियल वाला पॉइंट है। एक्सिस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 2kp/r³, इक्विटोरियल वाले पॉइंट पे होता है kp/r³। थिंक अबाउट द डायरेक्शन एंड देन फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड।
and that resultant electric field is at an angle of a 60 degree with x axis, तो P2 by P1 का रेशियो अपने को जो है फाइंड करने को आना चाहिए, एंड दैट इज द फाइनल आंसर, अ 2√3 इज अवर आंसर। बच्चों मॉडर्न फिजिक्स से सवाल कह रहा है एंगुलर मोमेंटम इज अ 3h बाई 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम होता है nh बाई 2 पाई। सो ऑर्बिट का नंबर मिल गया, तो बताइए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में कितना होएगा। तो थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन की जगह पर 3 आएगा और जो है आपका एनर्जी का आंसर आ जाएगा। द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन एंड हमें वेव वेलोसिटी ढूंढना है। बच्चों टी के साथ में जो होता है वो ओमेगा होता है, एक्स के साथ में जो होता है वो बच्चों के होता है, और वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई के, एंड देन यू रीच टू द आंसर। वेरी सिंपल। 22nd question says Li2 plus gives Li3 plus electron. The energy required for this purpose is, the given ionization energy for ground state of hydrogen atom is something. All right. बच्चों हाइड्रोजन की एनर्जी दे रखी है, लिथियम की एनर्जी हमें निकालनी है, ये हमारा सवाल है। एंड वी वेरी वेल नो दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए z इज अ 1, लिथियम के लिए z इज अ 3। फर्स्ट ऑर्बिट में रहेंगे दोनों के दोनों, क्योंकि इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। रेशियो लेकर के आंसर पे आ जाइए। आंसर जो है जूल में आए। some fluctuation in the internet, I hope you heard it correctly। रेशियो लेकर के सॉल्व करके जो है आंसर पे पहुंचने का है। ऑल राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दे रखा है। The charged particle is moving with a speed something. Find the ratio of magnetic force to the electric force on the charged particle। बच्चों मैग्नेटिक फोर्स अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE के बराबर होता है और मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B के बराबर होता है। सो चार्ज तो कट जाएगा। अब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे रखा है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन अपने को निकालने को आना चाहिए। CB इज इक्वल्स टू CB, और अब यहां से आप E ले लेंगे। C इज अ स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये रही वेलोसिटी, तो B निकाल लेंगे और B निकालने के बाद में आप जो है V क्रॉस B डिवाइडेड बाई E सॉल्व करके फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे। द फाइनल आंसर इज द सेकंड ऑप्शन। लिक्विड का ड्रॉप है, स्प्लिट होकर के 512 ड्रॉप बन रहे हैं, तो बताइए चेंज इन सरफेस एनर्जी। चेंज इन सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है टाडा, T is a surface tension, dA is a change in surface area। और बच्चों एक ड्रॉप टूट के 512 ड्रॉप बनते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ अ बिगर ड्रॉप इज अ 512 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉलर ड्रॉप। ये रिलेशन का इस्तेमाल करके बड़े ड्रॉप का और छोटे ड्रॉप का रेडियस का रिलेशनशिप आपको मिलेगा, और फिर ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करके सॉल्व करके चेंज इन सरफेस एनर्जी आप ढूंढ पाएंगे। दैट इज द अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सारे के सारे डिटेल्ड सोल्यूशन पीडीएफ में अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे मैं उसको शेयर करने वाला हूं। ये हिंट और सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स, शॉर्ट 20-25 मिनट्स में ओवरव्यू आपको मिले, इस तरह से मैं जो है रिकॉर्डिंग कर रहा हूं।
The power dissipated in the coil having the total number of turns n, the cross-sectional area A, the radius of the coil r, when kept in the time varying magnetic field is P. Now if another coil टर्न्स दिया है, एरिया दिया है, रेडियस दिया है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसमें पावर डिसिपेशन अल्फा पी टाइम्स हो रहा है। तो हमें पता करने को सॉरी, हमें पता करने को बोला है अल्फा का वैल्यू हमें पता। कॉइल में पावर जनरेशन का फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर। वी इज अ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ is a d phi by dt, and the d phi by dt is a n a b, and the resistance is a rho l by a। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बात हो रही है, एरिया के बारे में बात हो रही है, dB by dt इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो रेशियो में वो टर्म तो कट जाएगा। अनदर कॉइल के लेंथ अलग अलग होने के कारण, रेडियस अलग अलग होने के कारण लेंथ कैसे मिलेगा? तो लेंथ मिलेगा सरकमफरेंस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स करके हमें लेंथ मिलेगा, और फिर रेशियो लेकर के एक का पावर दिया है तो दूसरे का पावर आप जो है निकाल पाएंगे। एंड इन दिस पेपर these were 25 questions बच्चों। majority of the question seems very much doable। आई थिंक जो चुन चुन के आप आसान आसान सवाल को ढूंढ ढूंढ के फटाफट फटाफट सॉल्व करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इसमें 18 से 20 सवाल एक घंटे में आप ना कर पाए। कुछ ही ऐसे लेंथी वाले कैलकुलेशन वाले सम हैं, उसमें समय वेस्ट ना करें, पहले 18 से 20 डुएबल क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कर जाएं, और फिर टाइम बचता है लास्ट में तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जो है रीअटेम्प्ट रीट्राई करें। Maximize the score and then aim for the full score. And I think this discussion, a quick recap of the paper, will surely help in your upcoming JEE exam. Stay tuned for more such discussion of the memory based second session के पेपर्स। टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैक्सिमम जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स के साथ चैनल को शेयर करिए। ऑलराइट, सी यू सून with the next paper. Bye bye.